नरसिम्हा और मनमोहन सिंह की जोड़ी। 90 के दशक में इंडिया की इकोनॉमी में भारी बदलाव देखने को मिल रहा था। दरअसल उस वक्त के पीएम पीवी नरसिम्हा राव को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो इंडिया की इकोनॉमी को लेकर एक अलग सोच रखता हो। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी खोज मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को समाजवादी जकड़न से आजाद कराया था। मनमोहन सिंह के पास फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने का एक बड़ा प्लान था। जब नई सरकार बन गई थी और शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था, यानी नई सरकार बनने के केवल 3 घंटे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बताया, मैं आपको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर हम सफल होते हैं तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर हमारे हाथ असफलता लगती है तो आपको जाना पड़ेगा। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के हिंदी वर्जन को नीलम भट्ट ने बेहद खूबसूरती से हिंदी में लिखा है। बुक में बताया गया कि प्रणब मुखर्जी अपने आप को अगला फाइनेंस मिनिस्टर मानकर चल रहे थे। बुक में आगे कहा गया है कि 20 जून को उन्होंने जयराम नरेश से कहा था, जयराम तुम मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में होंगे या फिर पीवी के साथ साउथ में। दरअसल उस वक्त प्रणब मुखर्जी का दावा मजबूत था। वो भी इकोनॉमी की दुनिया के जाने माने चेहरा थे, जबकि इससे पहले 1982 से 1984 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे और उस दौर में क्रोनी कैपिटलिज्म काफी फला फूला। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा इकोनॉमी सिस्टम जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग के बीच साठगांठ पर निर्भर करती थी। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग को प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करता रहता है। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया में बुक में आगे संजय बारू के हवाले से बताया है कि इसी दिन शाम को एक आईबी अधिकारी राव के कहने पर प्रणब मुखर्जी से मिला और शाम तक वो पद की दौड़ से बाहर हो गए। इसके बाद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनने के लिए मनाया गया। मनमोहन सिंह ने कई साल बाद एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर तभी बनूंगा जब मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद राव का कहना था, आपको पूरी छूट होगी, अगर नीतियां सफल रही तो हम सभी उनका श्रेय लेंगे, मगर असफल होने पर आपको जाना होगा। आगे दोनों ने मिलकर नई इंडिया की कहानी की स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। ये पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे जिनकी बदौलत न्यू इंडिया की सोच अब हकीकत में बदल रही है। इतना ही नहीं, इन दोनों की सोच का नतीजा था कि आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देखता है। आज की डेट में कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियंस में शुमार जयराम नरेश ने एक किताब लिखी। उन्होंने बुक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी में लिखा है कि देश विदेश में सफल इकोनॉमिस्ट की पहचान बना चुके मनमोहन सिंह को इन रिफॉर्म्स के लिए सेनापति बनाया गया। रमेश लिखते हैं कि रिफॉर्म्स के लिए इससे अच्छा जोड़ा नहीं हो सकता था। कई रिफॉर्म्स को मानने से राव थोड़ा हिचकिचाए भी। उनमें एक भारतीय रुपए का अवमूल्यन भी था। रमेश लिखते हैं, राव उस पीढ़ी से थे जिसे लगता था इंदिरा गांधी पर थोपा गया 6 जून 1966 को रुपये का अवमूल्यन राजनीतिक और आर्थिक डिजास्टर था। ये भी एक इत्तेफाक ही कहा जाएगा जब रुपये का पहला अवमूल्यन जो 7 से 9% था वो 1 जुलाई 1966 को हुआ था और दूसरा जो 11% था वो 3 जुलाई 1991 को हुआ। राव के लिए वो रात काफी मुश्किल में बीती और उन्होंने सुबह ही सुबह मनमोहन सिंह को अपने साथ RCR बुलाकर स्टेप 2 यानी रुपए के अवमूल्यन को रोकने को कहा। मनमोहन सिंह सुबह 9:30 तक कई चर्चाओं के बाद RBI गवर्नर C रंगराजन को ये निर्देश दे पाए, लेकिन तब तक रुपए का अवमूल्यन हो चुका था। सीतापति ने लिखा है कि उस समय मनमोहन सिंह ने खुद पर सारी जिम्मेदारियां लेते हुए इस्तीफा देने की बात कही। नरसिम्हा राव शुरू से ही
मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाने का सोचकर ही चले थे, लेकिन वो इतनी जल्दी उन्हें खोना नहीं चाहते थे। मनमोहन कहते हैं, राव ने मुझे बैक किया। जयराम नरेश के अनुसार रुपए का अवमूल्यन का फैसला इन दो लोगों ने ही लिया था। मनमोहन सिंह को डर था कि 1966 के अवमूल्यन को देखते हुए कैबिनेट फिर से रुपए के अवमूल्यन को राजी नहीं होगे। वही विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया बुक में इस पर डिटेल में बताया है कि राव ने मनमोहन सिंह से कहा कि कृपया ऐसा ना करे, लेकिन मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि तीर कमान से निकल चुका है। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर सी रंगराजन घोषणा कर चुके थे। उस वक्त अपोजिशन के निशाने पर सरकार आ गई थी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको उस मनमोहन के उस बजट के बारे में बताएंगे जिसने भारत की तकदीर बदल दी। इंडियन इकोनॉमी और समाजवाद। आजादी के बाद से ही भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से समाजवादी मॉडल पर चल रही थी। अगर देखा जाए तो इस समाजवादी मॉडल ने धीरे धीरे इंडिया को कमजोर करने का काम किया। जिस मॉडल को आजादी के बाद अपनाया गया वो शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं था। दरअसल आजादी के बाद भारत ने 1950 के दशक में जिस इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था वो असल में इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कैरेक्टर को बदलने का काम किया था। नेहरू के इकोनॉमी मॉडल में सोवियत मॉडल की झलक दिखती थी। इस मॉडल के तहत सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितना बनेगा और उसका क्या प्राइस रखा जाएगा ये सब सरकार तय करती थी। हमने आपको इसके बारे में पिछले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल और कैसे इसने धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी को खोखला किया। उस वक्त बाजार में किसी भी चीज को सरकार की परमिशन के बगैर नहीं उतारा जा सकता था। दरअसल बाजार में अगर प्रोडक्ट को लाना है तो ये देखना होगा कि उसकी मांग कितनी है और उस प्रोडक्ट को कितना बनाना है। मार्केट की ये भूमिका उस वक्त प्लानिंग कमीशन की टीम में बैठे नौकरशाहों और अर्थशास्त्रियों के लोग तय करते थे। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि प्लानिंग कमीशन क्या है। दरअसल आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को सेंट्रल कैबिनेट एक प्रपोजल लेकर सामने आई थी। इस प्रपोजल का नाम प्लानिंग कमीशन था और इसे कैबिनेट में पास कर दिया गया था। इसका सर्वे सर्वा कोई और नहीं बल्कि देश का पीएम होता था। हालांकि 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का फैसला किया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन देश के रिसोर्सेज का आकलन करती थी और उसके बाद उन रिसोर्सेज को लेकर एक खाका तैयार करती थी और देश के विकास के लिए उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसको लेकर एक ठोस प्लानिंग बनाई जाती थी। जो प्लानिंग की जाती थी वो 5 साल के लिए की जाती थी, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से भी जानते थे। इसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से रिसोर्सेज का आवंटन किया जाता था। प्लानिंग कमीशन ही पूरे काम को देखती थी और मॉनिटरिंग करती थी। इस तरह से प्लानिंग कमीशन में बैठे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप ये तय करता था कि देश की पॉपुलेशन के हिसाब से उस प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, इसमें कितना स्टील लगेगा, इसमें कॉपर कितना लगेगा, कितनी कारें बनेंगी और उनका क्या प्राइस रखा जाएगा। इन सब चीजों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता। यानी देखा जाए तो देश में उस वक्त लाइसेंस राज की गिरफ्त में था। हालात तो ऐसे बन गए थे कि उस दौर में ना तो कोई नई चीज का प्रोडक्शन किया जाता था और ना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता था। इंडिया के ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अक्सर किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए फॉरेन टूर पर जाते थे और उनके सूट बूट से केरोसिन की स्मेल आती थी, क्योंकि उस वक्त देश में ड्राइक्लिंग मशीन के इंपोर्ट की इजाजत नहीं थी। दरअसल भारत उस दौर में पुराने मॉडलों पर काम कर रहा था। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी से भारत कोसों दूर था। इस वजह से इंडिया वर्ल्ड लेवल पर पिछड़ने लगा और इस वजह से इंडस्ट्री कंपटीशन, उद्योग प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ा था।
इसका खामियाजा भारत को तब और चुकाना पड़ा जब उसकी बनाई गई चीजें इंटरनेशनल मार्केट से बाहर हो गई थी, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बेच नहीं पा रहे थे। वहीं रुपए का एक्सचेंज रेट पर नियंत्रण रखा जाता था और उसका काफी अवमूल्यन हुआ, जिससे निर्यातों में और कमी आई। ये वो दौर था जब इंडिया को तरक्की करनी थी, लेकिन उसका इकोनॉमी मॉडल इसमें बड़ा रुकावट बन गया था। सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स को बढ़ाने में लग गई थी। उस दौर में इस तरह की ऐसी चीजें हो रही थी जो कहीं न कहीं इकोनॉमी को झटका देने के लिए काफी थी। कहा तो जाता है कि मुद्रास्फीति और कीमतें बढ़ती गईं और देश के हालात खराब होने की कगार पर पहुंच गए। दरअसल उस वक्त इकोनॉमी का समाजवादी मॉडल था। दरअसल समाजवादी मॉडल एक ऐसा इकोनॉमी पैटर्न था जिसमें किसी भी प्रोडक्शन का मालिकाना हक सरकार का होता था। इसमें जो भी इकोनॉमी सिस्टम को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। भारत का इकोनॉमी सिस्टम पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी जैसा था। आपको बताना चाहेंगे कि क्लोज इकोनॉमी जो बाहर की अर्थव्यवस्थाओं से किसी तरह की आर्थिक लेन देन नहीं करती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंडिया के इकोनॉमी सिस्टम समाजवादी मॉडल और क्लोज इकोनॉमी का मिक्सचर था। 90 के दशक से पहले का वक्त इंडिया को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ढकेलने पर मजबूर कर रहा था। पूरी तरह इकोनॉमी सिस्टम में सरकार का दखल था और मार्केट को सरकार कंट्रोल करती थी। सरकार के हाथ में होने की वजह से कोई चीज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लोगों को एक चीज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। यहाँ तक नई कार, स्कूटर या फोन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता। बल्कि चीनी, गेहूं, चावल, केरोसिन लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी समाजवादी मॉडल की वजह से चौपट हो गई थी। इस एपिसोड में इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में।